नमस्कार। आज आप सब लोगों का वापस से वैल्यू टॉक्स में स्वागत है। मेरा नाम है कैप्टन मुकुल चौधरी, रिटायर्ड। और आज मेरे साथ हैं एडवोकेट हर्षवर्धन, जो कि आर्म फोर्सेस ट्राइब्यूनल दिल्ली प्रिंसिपल बेंच लखनऊ में प्रैक्टिस करते हैं। इसके अलावा दिल्ली हाई कोर्ट में भी ये प्रैक्टिस करते हैं। इनको लगभग 10 साल का अनुभव है। हमने इनको आज इनवाइट किया है, जो कि एक बहुत ही टिपिकल फौजी टॉपिक है। आर्म फोर्सेस के अंदर जब कोई मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट होता है तो देयर इज अ स्पेशल प्रोविजन ऑफ प्रोवाइडिंग अ मेंटेनेंस अलाउंस टू द स्पाउस ऑफ एन इंडिविजुअल। उससे रिलेटेड टॉपिक के ऊपर हमने आज वकील साहब को इनवाइट किया है। कुछ इनसे एक जनरल बात करेंगे कि ये मेंटेनेंस अलाउंस क्या है, कैसे दिया जाता है और इसकी इम्पैक्ट्स क्या रहते हैं। तो वेलकम टू दी टॉक टुडे एडवोकेट वर्धन। ग्रेटफुल थैंक फॉर यू वेरी मच सर। आपने टाइम निकाला। पीछे भी आप हमारे यहाँ लोगों को मार्गदर्शन देते रहते हैं। वो अलाउंस मिल रहा था एंड there has been a change in her employment situation and she picks up a job. How does the husband stop the claim? या मतलब अगर if the wife still continues to get the allowance which she is not now technically eligible, because now she is financially self dependent, तो कैसे इसका मतलब नाउ इट शुड गो मोर टू द चिल्ड्रन, जो आपने बताया शुरू में 25% बच्चों को मेंटेन करने की जिम्मेवारी पिता की हम्म, होती है। हाँ जी सर। अप टू प्लस ट्वेंटी फाइव आपने परसेंट अप टू 25%, हाँ प्लस आपने इसमें एक और फैक्टर ऐड किया कि 3 साल तक मैक्सिमम है एंड एक्सटेंडेबल बाय 2 more years। हाँ सो लेट्स से देयर इज अ लीगल प्रोसीडिंग मूविंग फॉर टुवर्ड्स द मैरिज का जो डिस्प्यूट चल रहा है उस दौरान में। नाउ इसमें हाउ डज द हस्बैंड गेट amendment done, or rather to say a review done of the maintenance allowance, wherein he can make a sufficient representation that ये जो मेरी वाइफ जो है, जो प्रेजेंटली वाइफ है, और her financial situation has changed and she is now earning, so that the provision is not misused against the husband. सर, जो आप सिनेरियो आप बता रहे हैं जिसमें फाइनेंशियल सिचुएशन चेंज हो गई है वाइफ की या एनी अदर डेवलपमेंट सो टू से, तो उनको फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरी सजेशन ये है कि अगर ऐसा हो गया है और आप ऑलरेडी मेंटेनेंस पे कर रहे हैं और मेंटेनेंस पे करते करते ये सिचुएशन अराइज होती है वेयर यू नाउ डिस्कवर दैट द फाइनेंशियल सिचुएशन हैज चेंज्ड, द वाइफ इज नाउ not, let's say, not in need of maintenance anymore, or she is not fulfilling the criteria for grant of maintenance. इन दैट केस सबसे पहली चीज आपको जो करनी चाहिए वो है कि इसका कुछ प्रूफ इकट्ठा करें, क्योंकि जस्ट मेकिंग अ बोल्ड स्टेटमेंट दैट ऐसा ऐसा हो गया है और आप प्लीज रोक दीजिए मेंटेनेंस, तो उसका कोई असर नहीं होगा, बिकॉज सी आर्मी डज नॉट हैव द फैसिलिटी और वेयर विद ऑल और लेट्स से रिसोर्सेज टू गो एंड इन्वेस्टिगेट कि वो जाकर के चेक करके आए आपकी वाइफ कहाँ जॉब कर रही है नहीं कर रही है वगैरह वगैरह। आर्मी डज नॉट हैव दैट कैपेबिलिटी, सो यू हैव टू गैदर सफिशिएंट प्रूफ एंड गुड क्वालिटी प्रूफ। ठीक है सर। सो ये एक अलग विषय है ऑल टुगेदर कि व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स गुड क्वालिटी प्रूफ एंड सफिशिएंट प्रूफ। ये दिस कैन बी, ये एक अलग पूरी एक अलग टॉपिक बन सकता है एक टॉप का। हाउएवर मैं ब्रीफली बताता हूँ कि वो जो एविडेंस या प्रूफ इकट्ठा करके आप कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को थ्रू प्रॉपर चैनल लिखें and tell them that this is what has happened, this is the change scenario, change circumstances, and based on that, of course subject to meeting the criteria laid down in the administrative instructions, that is army order or air force order whatever। तो अगर आप आपकी वाइफ आप इनएलिजिबल हो गई है as per that administrative instructions, so then you can process a case, you can initiate a case, I mean, to get that maintenance reduced or even stopped। तो एज अ सेड वो सर इट हैज टू बी डन थ्रू द प्रॉपर चैनल। आपने सीओ को सबमिट करेंगे एंड थ्रू द सीओ इट विल गो टू द हायर हायरार्की एंड कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इज द आर्मी कमांडर, द जीओसीएनसी। सो फाइनली प्रोसेसिंग होते होते वो वहां पहुंचेगा, तो जो डिसीजन है अगेन रिड्यूस करने का या बंद करने का वो भी उसी लेवल पे लिया जाए। एक और जो इससे, हालांकि इसमें मैं एक क्लैरिफिकेशन भी चाहूंगा जो मुझे समझ आ रहा है आपकी बात से। Once the administrative order for granting of the maintenance allowance is passed, then it is no more in control of the officer। वो शायद कट के ही जाता है डायरेक्ट कि हाँ उनकी जी, जो, हाँ,
So that means Yes. it is now at the source level, जो भी पे एंड अलाउंसेस अथॉरिटी है वो उतना पेमेंट Yes. ऑटोमेटिकली स्पाउस को या चिल्ड्रन को की तरफ डेबिट करके ही, so the salary is then accordingly paid in those two parts, that this is towards the maintenance allowance and this is towards the Yes, sir. come of the. एग्जैक्टली एग्जैक्टली सर, ओआरस के केस में, पीबीओआर के केस में जो पे एंड अकाउंट्स ऑफिस होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और इन ऑफिसर्स केस दी पीसीडीए ऑफिसर्स पुणे, दैट organization is responsible for deducting the maintenance allowance, remitting it to the wives or ladies or children's account, and then जो बचता है उसके बाद वो फिर ऑफिसर के अकाउंट में क्रेडिट होता है। Now again I would ask you another question, any specific example where there are challenges in implementing this maintenance allowance system, because ये आपने जो बताया ये तो है कि कट के ही आ रहा है, तो उसमें क्या किस तरह के challenges यूजुअली आपने देखे? सो चैलेंजेस दोनों तरफ से आते हैं, आ सकते हैं या आते हैं, आ सकते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज जो मैं फील करता हूँ, सी आई एम लुकिंग एट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ लीगल प्रैक्टिशनर। मेरे पास जब कोई अफेक्टेड इंडिविजुअल आता है तो या तो उनको शो कॉज नोटिस मिल चुका होता है, या फिर ऑलरेडी डिडक्शन शुरू हो गया होता है, या ऑर्डर पास हो गया होता है एटलीस्ट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का, और डिडक्शन एक आध महीने 2 महीने बाद शुरू होने वाला होता है। तो चैलेंज तो सबसे बड़ा ये होता है सर कि जब शोकॉज नोटिस स्टेज की बात करें, अगर कि शोकॉज नोटिस मिल चुका है, अब मुझे उसका जवाब देना है, तो जो हमारे ऑफिसर्स हैं, सोल्जर्स हैं, कई बार ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज और ड्यू टू लैक ऑफ गाइडेंस और वट एवर यू मे कॉल इट, सिंस दे आर ले पर्सन्स, दे आर नॉट लीगली क्वालिफाइड, तो समटाइम्स दे विल नॉट नो एग्जैक्टली व्हाट टू राइट, हाउ टू रिस्पॉन्ड। कई बार लोग या तो बहुत ही शॉर्ट सा जवाब दे देते हैं जिसको वो सारी चीजों कवर नहीं करते, कई बार वो इतना ज्यादा लंबा या इतना कॉन्फिडेंस से जवाब दे देते हैं दैट अगेन इट इज नॉट गिवन अटेंशन टू, या फिर जो जिस तरह से लिखा गया होता है वो अप्रोप्रिएट नहीं होता, तो इट डज नॉट रिसीव द ड्यू अटेंशन और ड्यू कंसिडरेशन ऑफ द हायरार्की और द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो ये एक चैलेंज है। दूसरा दूसरा चैलेंज ये है सर दैट, ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, अदर्स में हैव हैड अ डिफरेंट एक्सपीरियंस, बट जो मैंने महसूस किया है, इन्वायरमेंट से ऑब्जर्व किया है, वो ये है दैट जो फौज का सिस्टम है, नंबर वन, इक्विप्ड नहीं है हैंडल करने के लिए इसको। नंबर वन, उसके पास वेयरविदॉल नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है ढंग से इन्वेस्टिगेट करने का या एविडेंस को अप्रिशिएट करने का। दूसरा दूसरा चैलेंज जो फौज का है, जो दूसरा प्रॉब्लम है, वो ये है दैट मेनी टाइम्स, आई वोंट से ऑलवेज, आई डोंट वांट टू जनरलाइज, बट मेनी टाइम्स, अक्सर ऐसा देखा जाता है दैट जो ऑफिसर होता है या सोल्जर होता है, उसके खिलाफ बायस आ जाता है, और इन फेवर ऑफ द लेडी और द क्लेमेंट जो क्लेम कर रहा है मेंटेनेंस को, उसके फेवर में बायस, उसकी तरफ बायस हो जाती है जो सिस्टम है, ऑर्गेनाइजेशन है। और जो हमारा इंडिविजुअल होता है, अफेक्टेड इंडिविजुअल या हस्बैंड है जो इस केस में, उसकी बात को उतनी तवज्जो नहीं दी जाती जितना कि एक लेडी की बात को तवज्जो दी जा रही होती है। ऑफ कोर्स जेन्युइन केसेस भी होते हैं, लेकिन सर फॉल्स एंड फ्रिवलेस केसेस भी काफी होते हैं आजकल। एंड जो होता है, आई हैव सीन दैट अक्सर मेनी टाइम्स जो फॉल्स एंड फ्रिवलेस केसेस हैं वो भी गेट थ्रू हो जाते हैं, दे आल्सो गो थ्रू, दे आल्सो सेव थ्रू, and the husband has no choice but to pay once the order is passed. These are the two challenges. And जो मैंने अभी इससे पहले कहा था कि फौज के पास wherewithal या competence नहीं है, I would go so far as to say कि the army or the air force or navy does not have the required expertise or the competence to handle these matters. In a court of law, the legally trained and the judicial officer who is legally trained, legally qualified, and the lawyers and whatever the system, the entire system is equipped and competent and trained to handle these situations, and to be able to extract the required information. जो भी इंफॉर्मेशन की जरूरत है उनको पता है कैसे एक्सट्रैक्ट करनी है, कैसे एविडेंस को सिफ्ट करना है, एविडेंस को वे करना है, किसकी बात सच है, किसकी बात झूठ है, शपथ लेकर के गवाही होती है वहां पे। सो मेनी प्रोसीजर जो फौज के पास इसका ना तो लॉ है इसको उनको जो अलाउ करे फौज को ये सब करने का, ना फौज के पास एक्सपर्टीज है, ना कॉम्पिटेंस है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसीलिए एएफटी की एक जजमेंट भी है इस पे 2018 की, मेजर अमित कुमार मिश्रा, जो कहती है कि आर्मी डज नॉट हैव द ज्यूरिसडिक्शन टू एंटरटेन दीज एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 90 एंड सेक्शन 91।
सेक्शन 91 एंड 90 आर ओनली, जो मैंने पहले कहा था सर अपनी टॉक में, इसकी शुरुआत में, इट वाज ओरिजिनली मेंट ओनली टू गिव इफेक्ट टू ऑर्डर्स ऑफ द कॉम्पिटेंट कोर्ट सिंस द पे एंड अलाउंसेस कैन नॉट बी अटैच्ड। सो जब किसी कोर्ट का कोई आदेश आता है तो उसको अमल में लाने के लिए जो प्रक्रिया है वो है 90 एंड 91, ना कि जब कोई डायरेक्टली फौज को अप्लाई करे और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है, लेट्स से जीओसी, इनसी और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, वो अपनी तरफ से ही बिना किसी कोर्ट ऑर्डर का वेट करें आदेश कर दें मेंटेनेंस का। ये एक सबसे द बिगेस्ट चैलेंज है दैट आई सी हियर इज दिस। You see that as a challenge, right? Okay. That is happening. हो तो रही है, ऐसा तो नहीं है कि मेरे आपके कहने से चीजें नहीं रुकेंगी। फौज बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, एंड if there are certain things which are being done, and if senior officers and the entire environment does deem it fit to be done, so there must be merit to it also. I mean, I'm not competent enough to comment on that. uh, and I would say पता नहीं आपको भी, बट कहीं ना कहीं जैसा आप जो मुझे बता रहे हैं, और अगर इस तरह से प्रेजेंट में चलता है या हो रहा है, तो it might be impacting the morale of the service person. But again, it's beyond our scope of work to say anything हाँ about जी the सर। workings of फौज। मैं एक सवाल जो आपसे टेक्निकल वैसे पूछना चाहूंगा। So that means that, let's say, there is a situation wherein a lady, and I would go so far as to say an aggrieved party in this case, because वो aggrieved है इसीलिए वो कंप्लेंट डाल रही है और उस पर कोई कार्रवाई हुई यस है। The maximum limit she can stretch this thing to is 5 years, and let's say that 5 year window has passed, and that too there is a caveat wherein you said that if there is a case pending in a civil court for about the marriage, because marriage dispute में इसीलिए सारी प्रॉब्लम्स हो रही है। अब सर। अगर ये, what if the lady has not filed a case, she has not moved to the court, she is getting the maintenance allowance, and the spouse is also not filing the case, then what happens after that period of having the maintenance allowance being granted for 3 years, और उसका 2 साल का extension भी हो गया है? तो क्या कोई provision है wherein the husband can say कि now either the marriage is resolved either ways, either there is a reconciliation or there is a process of dissolution or whatever, कोई ना कोई फैसला तो हो, नहीं तो ये मेंटेनेंस अलाउंस जो है बंद किया जाए। सर सी, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज तो एक टोटली डिफरेंट सब्जेक्ट है। हाँ, वो तो फैमिली कोर्ट में डिवोर्स की प्रोसीडिंग्स फाइल करके ही हो सकता है। वो इट इज टोटली, इट इज नॉट, आई वुड से इट इज कनेक्टेड बट नॉट रियली डिपेंडेंट नहीं है इसके ऊपर। डिवोर्स हो जाता है अगर, तो ऑफकोर्स फौज का मेंटेनेंस भी रुक जाता है, ये एक अलग बात है। बट जो डिवोर्स की प्रक्रिया है वो तो हस्बैंड या वाइफ या दोनों को, अगर वो म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स कर रहे हैं, तो दोनों को जो भी एज पर द लीगल प्रोविजंस, जो भी जगह का कोर्ट ज्यूरिसडिक्शन रखता है, वहां पे उनको अपना अपना रिस्पेक्टिव केस फाइल करना पड़ेगा। उसमें जो समय लगेगा वो लगेगा, एंड जो भी उसमें कार्रवाई करनी होती है वो करने के बाद ही आपको डिवोर्स मिल सकता है। मैं आपके सवाल सर एक बार फिर से पूछना चाहूंगा, आपने क्या पूछा था, मैं मेरा समझ नहीं सवाल ये था सर कि let's say an aggrieved party, wife, she files a complaint, she has been granted a maintenance allowance, वो 5 साल का पीरियड भी पास हो गया है, 5 साल से उनको मेंटेनेंस अलाउंस मिल रहा है। अब ना तो महिला जो है वो वापस आ रही है, तो शादी का रिकंसिलिएशन भी नहीं हो रहा है, ना वो रहा। शादी डिसोल्यूशन की तरफ बढ़ रही है। So what is the technical position for the husband? What can the husband do in this case? Is he then bound to continue to pay, because ये तो डायरेक्ट कट के जा रही है इनकम? हाँ तो उसके सर, पास वो आर्म फोर्सेस के मेंटेनेंस के परिप्रेक्ष्य में, इन द में, कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक दैट वी आर डिस्कसिंग हाँ, टुडे, तो आर्मी का मेंटेनेंस तो सिर्फ 3 years एंड एक्सटेंडेबल बाय 2 years है, यानी 3 + 2 5। सो एज पर द रूल पोजिशन इट कैन नॉट बी पेड फॉर मोर देन 5 years। बट अगर फिर भी किसी को पे किया जा रहा है, अगर ऐसा कोई एग्जाम्पल मैंने देखा नहीं है, बट अगर पे किया जा रहा है तो दैट इज रॉन्ग। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज रॉन्ग एंड इम्प्रॉपर। तो अगर किसी के साथ ऐसा होता है तो दे शुड इमीडिएटली राइट टू द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एंड टेल देम दैट सी दिस टाइम हैज ऑलरेडी पास्ड। जो आपकी पावर के अंदर था, लेट्स से एज पर द आर्मी ऑर्डर, वेदर आई एग्री विद इट और नॉट दैट इज अ सेपरेट इशू, पर आज की हालत, आज के जो हालात हैं वो हैं। तो 5 साल से ज्यादा नहीं हो सकता, एंड अगर हो रहा है तो इसको रोका जा सकता है। द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैज टू स्टॉप इट। इन केस दे डोंट, आपके बताने के बावजूद या आपके रिटर्न
रिक्वेस्ट या एप्लीकेशन भेजने के बाद भी उस मेंटेनेंस को नहीं रोका जाता, तो दे विल बी एक्सीडिंग देयर जुरिस्डिक्शन और एक्सीडिंग देयर पावर्स, एंड एनीथिंग दैट विल बी डिडक्टेड हेंसफोर्थ 5 साल के बाद विल बी इलीगल। अगर ऐसा होता है और आपके कहने के बाद भी वो रोका नहीं जा रहा है, तो इमीडिएटली वन शुड फाइल अ petition or OA in the Armed Forces Tribunal requesting for stoppage of this maintenance. However, 5 साल का पीरियड बहुत सफिशिएंट होता है। कोई भी लेडी या किसी का बच्चा या किसी की वाइफ या एज द केस में भी अगर मेंटेन नहीं हो रही है अपने हस्बैंड द्वारा, तो उनके पास 5 साल बहुत सफिशिएंट टाइम होता है कोर्ट में केस फाइल कर लेने का, और कोई ना कोई ऑर्डर भी मिल जाना चाहिए। अगर डिलीजेंटली अपने केस को कोई परस्यू करेगा, तो विद इन 5 years भी नहीं, आई वुड से विद इन 2 to 3 years या मे बी लेस, they will get an order from the competent family or civil or criminal court as the case may be, depending on whatever sections they've invoked for the seeking maintenance. तो हो जाना चाहिए सर इस दौरान, और आर्मी should not pay for more than any more than 5 years, or even if once the court has given an order, and that has to be given precedence over the army maintenance. So from what I understand, let's say, just hypothetically, कि वो हाँ जी 5 साल सर। का पीरियड हो गया है, किसी को मेंटेनेंस का ऑर्डर मिला था, फील्ड पोस्टिंग आ गई, कुछ फौज की नौकरी बड़ी कठिन और टिपिकल है जी, और वो नहीं, उस 5 साल में अभी तक कोई कंक्लूसिव लॉजिकल डिसीजन नहीं हुआ है शादी को लेकर के, द मैरिज इज स्टिल इन लिम्बो। सो इन दैट केस द हस्बैंड हैज द प्रोविजन टू आस्क फॉर स्टॉपिंग द मेंटेनेंस अलाउंस, और अगर नहीं है तो देन दे आर सपोज टू मूव टू एएफटी। इज दैट माय अंडरस्टैंडिंग करेक्ट? Yes sir, correct sir. Advocate Vardhan, although this is a very, very vast topic, or time is always a challenge, I would express my gratitude. आपने जितना कुछ आज बता पाए जो भी है, thank you so much for that. I hope that My pleasure sir. में कुछ फायदा हो। Thank you so much for your time. Thank you sir. You gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind.